हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कृसाना फॉस्केम के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसका Q1 FY27 का रिजल्ट आ चुका है, उसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम ये जो कृसाना फॉस्केम है इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस मॉडल हम शॉर्ट में जान लेंगे। तो कृसाना फॉस्फेट ये एक फर्टिलाइज़र बनाने वाला एक कंपनी है। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे, इसका बिजनेस का दो पार्ट है। एक ये ट्रेडिंग करते हैं, उसके साथ ये लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इसका अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 33% इसका रेवेन्यू ट्रेडिंग से आते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है जो इसके मैन्युफैक्चरिंग ये जो नहीं करते, यानी इसके पास जो मैन्युफैक्चर नहीं होता है वो बाहर से लेके आके फार्मर को बेच देते हैं। इसे कहते हैं ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग वाले सेगमेंट में जो मार्जिन मिलता है, एबिटा मार्जिन, वो थोड़ा कम मिलता है। 7 to 8% इसको एबिटा मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग वाले पार्ट में। और इसका जो मेन पार्ट है यानी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में इसको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। ऑलमोस्ट 14 से 16% का मार्जिन इसको मिलता है। और जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो इसका जो सबसे बड़ा वाला एक ही प्लांट है, बड़ा वाला एक प्लांट है जो इसका है आपका मध्य प्रदेश में यानी MP में है। और इसमें ये लोग मेनली दो तरह का जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं। एक है इसका सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाते हैं, उसके साथ DAP एंड NPA बनाते हैं। NPA मतलब आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम, इसे कहते हैं NPA। NPK और DAP का मतलब होता है ड्राई एल्यूमिनियम फॉस्फेट, इस तरह का कुछ नाम वगैरह है, तो ये बनाते हैं। और अगर आप इसका फोकस, अगर आपको जो फोकस, इसका जो फोकस है वो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा NPK के ऊपर ये लोग फोकस कर रहा है। क्यों कर रहा है कि NPK में आपका जो 3 तरह का फर्टिलाइज़र इसको मिक्स करके बनाते हैं। इसका एक रेशियो होता है 15-15-15 या फिर 10-20, इस तरह का कुछ रेशियो वगैरह होता है। उस रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में ये लोग NPK बनाते हैं। और NPK में आप देखेंगे क्योंकि एक मिक्स एक फर्टिलाइज़र है, इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिलता है। अगर आप देखेंगे जो डाई एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है, इसमें एक ही फर्टिलाइज़र होता है, उसमें उतना मार्जिन आपको नहीं मिलता है। इसीलिए ये लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है आपका NPK के ऊपर। तो और उसके साथ अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है इस NPK के ऊपर। गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कर रहा है NPK बनाने के ऊपर, क्योंकि NPK अगर होंगे उनमें आपको जो 3 फर्टिलाइज़र है उसका एक मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें बेहतर आपको रिजल्ट मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा NPK के ऊपर। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। तो उसके साथ ये लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट भी बनाते हैं, उनमें वो लोग ग्रानुलर फॉस्फेट बनाते हैं, फिर आपका पाउडर फॉर्म में भी बनाते हैं। और कुछ ये लोग जो केमिकल जो प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपका लिक्विड SO3, फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह का प्रोडक्ट भी बनाते हैं। लेकिन इसका मेजोरिटी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है इसका उस सिंगल सुपर फॉस्फेट से और DAP और NPK से। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप Q4 में अगर आप जो रिजल्ट में जंप होने के पहले हम थोड़ा Q4 में जाएंगे। अगर आप Q4 में देखेंगे तो इसका नंबर बहुत बढ़िया आया था, ऑलमोस्ट 60-70% इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। लेकिन उसमें एक दिक्कत था। क्या दिक्कत था? दो, आपको पता है कि आपको वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा था, उसकी वजह से इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह देखेंगे, वो जो आपका जो नाइट्रोजन सार वगैरह होता है उसका जो जो रॉ मटेरियल होता है, जो या फिर आपका जो सल्फर रॉक्स होता है, वो सब बाहर से आते हैं। मेनली आपका जो जॉर्डन उस तरह का जो रीजन है, साउथ ईस्ट जो आपका मिडिल ईस्ट वाला जो वेस्ट एशिया जो रीजन है, उस रीजन से आते हैं। और उस रीजन में आप देखेंगे जो वार वगैरह चल रहा था, सप्लाई चेन में बहुत दिक्कत हो रहा था। इसके वजह से आप देखेंगे उसका जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था। और एक इम्पैक्ट हुआ था, दूसरा इम्पैक्ट हुआ था इसको जो रॉ मटेरियल इसको नहीं मिल रहा था। तो इस तरह का दो सिचुएशन हुआ था। इसके लिए मैनेजमेंट ने कहा था हमारा ग्रोथ तो रहेगा लेकिन हमारा जो मार्जिन है वो थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था। और ये जो फर्टिलाइज़र सेगमेंट में काम करते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आप चाहे तो अपना प्राइस वगैरह नहीं आप इंक्रीज़ कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट के साथ बात करना पड़ेगा, बहुत कुछ रूल रेगुलेशन है, फिर आप अपना प्राइस हाइक करेंगे। अगर प्राइस हाइक भी करेंगे, जितना रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक हो रहा है उस लेवल से आप हाइक नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा हाइक आपके तरफ से करेंगे, कुछ आपका जो फार्मर वो थोड़ा हिट लेंगे और गवर्नमेंट थोड़ा सब्सिडी देंगे, तभी ये आपका
मोटा मोटी आपका बैलेंस होगा, तो इसका भी एक पार्ट होगा जो इसको हिट लेना पड़ेगा। उसीलिए मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि Q4 जो Q1 में उसका जो मार्जिन होगा वो थोड़ा कॉम्प्रेस्ड होगा। तो ये हो गया आपका उस Q4 वाला पार्ट। अब Q1 में आते हैं। Q1 में आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू है वो 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है, और अगर आप इसका एबिटा देखेंगे 35% से ग्रो किया है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है कि मार्जिन, मैनेजमेंट ने कहा था मार्जिन उतना इम्प्रूव नहीं होगा बल्कि डाउन होगा, लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसका रीज़न हम कौन कॉल वाले पार्ट में बताएंगे। फिर इसका जो पैट 54% से ग्रो किया है, पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे वो भी इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और इसका एबिटा मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूव हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसका एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। 16.6 से बढ़कर हो चुका है 16.7%, Q4 में था 11.9%। तो इसका एबिटा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। पैट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में अप है। इसके बारे में भी हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया बात। तो उसके बाद मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटा अपना रेवेन्यू को 30 से 35% के ग्रोथ में हम रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो ये जो 30 से 35% का ग्रोथ है ये कोई बच्चों वाला का काम नहीं है, इसको ये बहुत अच्छा एक बढ़िया गाइडेंस है। तो इस तरह का जो हाई गाइडेंस अगर आपको अचीव करना है तो आपका जो यूटिलाइजेशन है या फिर कैपेक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट ने Q1 में इसका जो एक नया कैपेक्स वगैरह चल रहा था वो आपका NPK और आपका जो DAP वाले सेगमेंट में, तो उसका एक कैपेक्स आ रहा था, उसमें ये लोग अपना जो कैपेसिटी है उसको 50% से हाइक किया था। इसका कैपेसिटी था आप देखेंगे 3.33 लाख मेट्रिक टन इसका कैपेसिटी था। मैनेजमेंट ने कहा था Q1 से ये जो कैपेसिटी है 50% हाइक हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4.96 मेट्रिक टन पर एनम एक कैपेसिटी हो जाएगा। और ये जो कैपेसिटी है ये आपका कॉमर्शलाइज हो गया था अप्रैल मंथ में, तो यानी कि Q1 में इसका बेनिफिट आ गया है। और क्यों इसको हाइक करना पड़ा, क्योंकि इसका जो पुराना वाला जो प्लांट था वो मध्य प्रदेश में भी था, तो उस जो प्लांट था उसका यूटिलाइजेशन 100% चला गया था। तो अगर आपको ग्रो करना है इन द फ्यूचर यानी आने वाले क्वार्टर में, तो आपका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग कैपेक्स वगैरह किया था और कैपेसिटी को बढ़ाया था। तो उनमें से अगर आप करंट इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट है 43%। ये आपका ओल्ड और न्यू को मिला के है। मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो Q1 से Q2 में और बढ़ेगा, यानी इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो नया वाला प्लांट है उसमें और भी बढ़ेगा। तो इसके पास अभी टोटल DAP और NPK का और उसके साथ आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला के इसके पास जो टोटल कैपेसिटी है ये मोटा मोटी 6.50 लाख मेट्रिक टन इसका टोटल कैपेसिटी है। तो ये लोग, और इसके साथ और एक बात, इसका जो DAP और NPK वाला जो सेगमेंट है इसका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है, और उसके साथ मैनेजमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है। क्यों फोकस कर रहा है, क्योंकि इसका जो मार्जिन है मार्जिन बेहतर है। जो आपका जो नॉर्मल सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर जो DAP ये जो फर्टिलाइज़र है इससे बेहतर मार्जिन मिलता है इसको NP के अंदर, इसीलिए ये लोग NPK के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। और ये जो इसका मार्जिन का जो इम्प्रूवमेंट है इसका मेन रीज़न भी ये है कि ये लोग अपना प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफाइड यानी इसका हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट के ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। तो यही इसका मार्जिन का इम्प्रूवमेंट का रीज़न है। और इसके बाद और एक बात जो बोलना है, अब देखेंगे ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका रेवेन्यू भी डिग्रो किया है, और डिग्रो नहीं कम ग्रो किया है, डिग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका पैट मार्जिन भी डिग्रो किया है। इसका जो मेन रीज़न है आप देखेंगे ये जो फर्टिलाइज़र जो सेगमेंट होता है ये आपका क्रॉप जब आपका क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखेंगे जो इस जो खरीफ जो आपका खरीफ फसल जो होता है वो उसका जो मेन आपका जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो देना पड़ता है वो आपका Q2 में देना पड़ता है। तो इसका Q2 हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और Q1 थोड़ा लीन क्वार्टर होता है, Q4 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। Q4 स्ट्रॉन्ग होता है, Q1 लीन क्वार्टर होता है यानी वीक क्वार्टर होता है। तो इसीलिए आप देखें Q1 बेसिस में आपको इसे जांच नहीं करने का, आपको जांच करना है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो एक बात है। उसके साथ अगर आप पैट मार्जिन अगर क्यों डाउन हुआ है इसका एक रीज़न है कि इसका जो
नया जो कैपेक्स हो रहा था, जो 50% इसका कैपेक्स बढ़ रहा था, फिर वो जो आपका फॉस्फेट रॉक्स जॉर्डन वगैरह देशों से लेके आते, उसका क्रैश वगैरह करते, उसका भी कैपेसिटी बढ़ रहा था। तो इसके वजह से इसका जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह बढ़ गया था, तो इसीलिए इसका मार्जिन में थोड़ा हिट आया है। अगले आने वाले क्वार्टर में देखेंगे इसका मार्जिन का हिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर से आपको देखना नहीं है, इसके रेवेन्यू को और मार्जिन का मैंने बता दिया है, क्योंकि लोग हायर कैपेक्स के साथ जा रहा है, तो इसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह बढ़ गया है। तो ये हो गया आपका बात। फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में मैंने बात कर दिया है, और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि उसका जो एबिटा मार्जिन है वो अगले आने वाले क्वार्टर में भी ये धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा, क्योंकि ये लोग जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो एक बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस था वो मोटा मोटी कूल ऑफ हो गया है, तो इसका भी जो इसका रॉ मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट का जो रिस्क था, यानी जो सप्लाई डाउन होने का जो खतरा था, वो भी अभी खतरा नहीं है। तो उस वाले पाथ भी मोटा मोटी क्लियर है। तो ये लोग अभी इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है कि हम मोटा मोटी 30 से 35% का रेवेन्यू कर देंगे, और आपका मार्जिन भी मोटा मोटी इसी लेवल पे रहेगा, इससे बेहतर होगा, और कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी अगले आने वाले क्वार्टर में भी बढ़ता रहेगा। तो हर एक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे जो कृषाना फॉस्केम का जो पैरामीटर है, हर एक पैरामीटर सही दिशा में जा रहा है। तो एक बहुत अच्छे बिजनेस है, आप इस बिजनेस को अच्छे से गो थ्रू करें, इसका पीपीटी गो थ्रू करें, इसका कॉन कॉल गो थ्रू करें। तो मेरे हिसाब से बहुत एक बढ़िया कंपनी है, आप इसे अच्छे से गो थ्रू करें। और उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये मोटा मोटी 18 से आपका 20 के फॉरवर्ड पी में आपको ये बिजनेस मिल जाएगा। यही बात है। और उसके साथ और एक बात, आपको इस तरह का जो सीजनल फैक्टर रहता है जो बिजनेस के साथ, उस सीजनल फैक्टर वाले बिजनेस में आपको कभी भी 70, 80, 90 का आप कभी भी जो पी वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते इस तरह का बिजनेस में 30-40% का अगर पी आपको मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको कभी भी इसको जैसे आपको जो B2C कंपनी है या फिर जो रिटेल कंपनी है, रिटेल जो आउटलेट कंपनी है, उसके साथ इसको नहीं कंपेयर करने का, क्योंकि उसमें सीजनल फैक्टर नहीं रहता है। इसमें सीजनल फैक्टर रहता है, गवर्नमेंट का बहुत सारे रूल रेगुलेशन रहता है, फिर आपका बाहर से लोग माल आते हैं तो इसका सप्लाई चेन का भी एक इशू रहता है, बहुत सारे रीज़न रहता है। तो इसीलिए आपको इस हिसाब से आपको इसका फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, कॉन कॉल भी बढ़िया है, और बिजनेस वाइज भी एकदम एक्सेलेंट है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।